नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइंस। नाइजीरियाई छात्रों पर हमले के आरोप में 5 गिरफ्तार। केंद्र ने उत्तर प्रदेश से मांगी रिपोर्ट। उच्च आयोग ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। कश्मीर के बड़गाम में सेना और आतंकियों में मुठभेड़। मारा गया एक दहशतगर्द। गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत। राज्यसभा में दिखी विपक्ष की एकता। वैधानिक पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर सदन में विरोध। सरकार का ऐलान, नहीं खत्म होंगे आयोग। विपक्ष की मांग के आगे झुकी सरकार। गेहूं पर लगाया 10% का आयात शुल्क। बम्पर फसल के अनुमान पर फैसला। धर्मशाला टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। सीरीज पर कब्जा। रवींद्र जडेजा बने मैन ऑफ द सीरीज। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोएडा में नाइजीरियन छात्रों पर हमले के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरिया उच्चायोग के अधिकारियों ने पीड़ितों से मुलाकात की और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने नाइजीरिया के कार्यकारी उच्चायुक्त से मुलाकात कर भारत की ओर से की जा रही कार्रवाई की उनको जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में नाइजीरिया के छात्रों पर हमले के मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिंसा में शामिल दूसरे लोगों की भी तलाश की जा रही है। 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। पूरा मैटर जो है उसमें वीडियोग्राफी हुई है और बाकी काफी लोगों को और आइडेंटिफाई किया जा रहा है। FIR पंजीकृत है और इसमें भी कार्रवाई चल रही है। एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट इन इंडिया ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर घटना की निंदा की है। नाइजीरिया उच्चायोग का प्रतिनिधिमंडल घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचा। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और नाइजीरियाई नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। देखिए, मेरी बात जो कुछ भी हुई है अपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से हुई है और कोई भी किस तरह की घटनाओं के लिए स्वाभाविक रूप से चिंतित होगा कि ताकि किसी प्रकार की हमारे देश की छवि इस प्रकार की ना हो कि किसी फॉरेन नेशनल पर अटैक हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना पर अफसोस जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है और मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये विषय गंभीर है और इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने भी लिया है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ राज्य सरकार के तरफ से कि इस पे जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई इस पे होगी और शीघ्र होगी और जो भी दोषी हैं उनको उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई करनी है कानून के तहत उस पे की जाएगी। नोएडा में ASG सोसाइटी में रहने वाले छात्र मनीष की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी मौत नाइजीरियाई छात्रों की ओर से दी गई ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई। उन्होंने शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जो भी हुआ बहुत दुखदायक था। वो उसको नशा देकर मारा गया। वैसा लड़का था नहीं कि कोई भी नशा लेत करता हो। सोमवार शाम को मनीष के परिवार के लोग और रिश्तेदार ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त एक मॉल में गए नाइजीरियन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। इससे पहले भी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में नाइजीरियन और अफ्रीकी देशों के लोगों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ये मामला गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा में सामने आ रहा है, क्या वजह इसके पीछे दिखती है? क्योंकि आपका जो मैं रिहाइश कहूँ आप उसी इलाके में भी हैं जी, तो किस तरीके से देखा जाए वहां पर छात्रों की काफी संख्या और बड़ी संख्या में मैं कहूँ अफ्रीकन देशों से वहां पर छात्र स्टडी के लिए आते हैं? जी देखिए, ग्रेटर नोएडा में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से बड़े सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस खुले हैं प्राइवेट, और वहाँ पर लोग अपने खर्चे से या ICCR के या किसी स्कॉलरशिप के माध्यम से आते हैं
और ज़्यादातर अफ्रीकन स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अफ्रीकन स्टूडेंट्स की संख्या वहाँ बढ़ी है काफ़ी, जिससे कि अगल बगल की कॉलोनीज या सोसाइटीज़ में उनको निवास के लिए भी मकान किराए पे लेने पड़े हैं। तो ये कहीं न कहीं जनता के मन में थोड़ी सी असुरक्षा की भावना जो वहाँ के निवासी उनमें ये आई है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा ये सुरक्षा की भावना गलत है, क्योंकि इसके पीछे मूल कारण जो है वो 2-3 हैं। एक तो यह है कि जानकारी का अभाव। हमारे यहाँ अफ्रीका को लेकर के सामान्य तौर पे जानकारी का बहुत अभाव है, और सामान्य आदमी यही समझता है कि अफ्रीकी काले हैं, और काले हैं तो वो हबशी हैं इसलिए उनकी कोई संस्कृति, उनकी कोई इतिहास नहीं है, वो हमसे अलग हैं इसलिए खराब है। हम यही सोचते रहे कि वो हमसे अलग हैं इसलिए वो खराब है। हमसे अलग यूरोपियन है इसलिए यूरोपियन हमारे लिए मलेच्छ है। हमसे अलग सऊदी अरब, हमसे अलग गल्फ के लोग हैं इसलिए वो मलेच्छ हैं। हमसे अलग अफ्रीकन लोग हैं इसलिए वो खराब है। तो ये जो परसेप्शन है ये बहुत बड़ा इसमें फैक्टर बना हुआ है हमारे सोच को दूषित करने में। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों ओर से ये गलतियाँ होती हैं। अफ्रीकन भी सारे नहीं, कुछ आते हैं वो यहाँ ड्रग्स लेके आते हैं या ड्रग्स लेके जाते हैं, यहाँ ड्रग्स लेने भी लगते हैं, और उससे और वातावरण थोड़ा सा खराब होता है। और हम भी एक ओर से एक तरफा हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि काली चमड़ी वाले खराब होते हैं। मतलब ये एक तरह से सास बहू सिंड्रोम है कि जैसे सास को जो अत्याचार झेलना पड़ा अपनी सास से, वो बहू को झेलवाती है। उसी तरह से हमें जिस तरह से ब्रिटिश ने और यूरोपियंस ने हमको भूरा करके, ब्राउन करके हमको अपमानित किया, उसका बदला हम उनसे ले रहे हैं। यानी कि एक सोच जो लगातार चली आ रही है, हाँ, इसकी बड़ी वो हम वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। और वैसे भी मैं माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा बड़े बेबाकी से कि हम भारतीय लोग भी ज़्यादातर आप देखें तो हम भी बड़े नस्ल भेदी होते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया से कोई आता है तो उसको तमिल कह के, केरल से किसी आने वाले को मल्लू कह के, बंगाली से किसी आने वाले को बंगो कह के, गुजरात से आने वाले को गुज्जू कह के, हम आपस में ही वो करते हैं। और उतना ही नहीं, मतलब हम तो इस तरह से रंग और वर्ण भेद के ओर हैं कि हमारे यहाँ फेयर एंड लवली क्रीम निकलती गोरा बनाने के लिए, जैसे गोरा बनना ही दुनिया की सबसे ऊंची सफलता हो। तो पहला कारण तो ये है भाई जी। लेकिन अगर मैं राजनयिक स्तर पर देखूं, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा सेक्टर है जहां पर अफ्रीकन देशों से हमारे यहाँ यूथ आता है, स्टूडेंट्स आते हैं। अब ऐसे में चाहिए क्या, सरकार असल में क्या कदम उठाए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? क्योंकि इससे पहले हमने दिल्ली में देखा था और उससे सटे ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं। देखिए, इसके लिए कदम तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि जिस देश के नागरिक, जिस अफ्रीकी देश के नागरिक, स्टूडेंट या किसी और तरीके से या इंडिया आना चाहे, वहाँ उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाए एम्बेसी में वीज़ा लेते वक्त। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आने के बाद अगर वो छात्र बन के आ रहे हैं तो ये उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दायित्व हो जाता है कि एक तरह से ओरिएंटेशन दे, एक तरह से, और ओरिएंटेशन सिर्फ इन छात्रों का ही न दे, एसिमिलेशन के लिए दे, उन छात्रों को दूसरे भारतीय मूल के छात्रों के साथ बातचीत कराए, बैठाए, एक दूसरे से संपर्क करें शुरू में ही, बजाय रैगिंग के एक दूसरे से संपर्क करें, ताकि उससे एक दूसरे के बारे में जानकारी ज्यादा मिले। और ये सिर्फ उसी गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्तर पर ही नहीं, बल्कि सिविक सोसाइटी के स्तर पर भी होना चाहिए। जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, अगर एक कोई कॉलोनी जैसे एनएसजी कॉलोनी है, अगर वहाँ एक घर में, 2 घर में, 4 घर में छात्र रहने आए, वहाँ जो RWA है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, उनका भी दायित्व बनता है कि उनको बुलाए और लोगों के साथ उनका परिचय कराए, ताकि ये भ्रम जो है, भ्रामक धारणा दोनों के बीच में टूटे। और फिर क्या होता है, दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस तो है ही, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो हमसे अलग है। लेकिन हम ये क्यों सोचें कि चूंकि वो अलग है इसलिए हमसे नीचे हैं, इसलिए वो हमसे खराब है। तो एक दूसरे के कल्चरल डिफरेंस के बारे, एक दूसरे के कल्चरल ट्रेट्स के बारे में हमें जानना चाहिए। अब आप एक चीज ये देख लीजिए कि यहाँ एक बहुत ही जनरलाइज बात हो गई है कि जो अफ्रीकी है वो नाइजीरियन है, जबकि अफ्रीका में 54-55 देश हैं। हर देश से अलग अलग यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। और यहाँ तक कि इस घटना में कुछ लोगों ने, उनके माता पिता ने, कुछ लोगों ने कहा
कि ये कैनिबल, ये नरभक्षी है, जो कि सरासर गलत है। नाइजीरिया में कोई जाति भी नरभक्षी नहीं है। अफ्रीका में सिर्फ एक देश में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, पहले कुछ साल पहले तक एक छोटी जनजाति पाई जाती थी जिसके बारे में कहा जाता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से वहां भी कुछ ऐसा नहीं है। तो ये धारणा, ये मिथक जो बन गया है, इसका टूटना जरूरी है। उसके लिए सभी क्षेत्रों में, सभी स्तर पर काम होना चाहिए। और एक जो बड़ी चिंता है, मैं एक आखिरी सवाल के साथ समझना चाहूंगा, जैसी घटनाएं होती हैं तो जाहिर है कि दो देशों के बीच में रिश्तों में तल्खी भी आती है। अगर हम भारतीय मूल के लोगों पर जब हमले होते हैं बाहर किसी भी देश में, तो हमारी सरकार है, हमारे देश के लोग चिंतित होते हैं, उचित कदम की बात होती है। ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या करके या फिर क्या न करके हम बच सकते हैं और रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं? देखिए, एक तो गनीमत है कि ऐसी घटनाएं कहीं भी हों, भारतीयों पर ऑस्ट्रेलिया में हमला हो, ब्रिटेन में हमला हो, यूएस में हमला हो, या अफ्रीकियों पे भारत में हमला हो, ऐसी घटनाएं, गनीमत यह है अभी कि ऐसी घटनाएं जनरलाइज नहीं होती, लोकलाइज्ड होती हैं। तो एक तो हमें ये करना चाहिए कि लोकलाइज घटनाओं को हमें लोकलाइज रूप में ही लेना चाहिए। एक तो जैसे हमने कहा कि घटना घटने से पूर्व जो प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए, वो ये है कि उनको हमारे बारे में, हमको उनके बारे में समझाएं, एसिमिलेशन कराएं। दूसरी, जब घटना घटने की आशंका हो, मतलब जैसे कैंडल मार्च निकला था, उसी वक्त पुलिस को तुरंत तत्पर होकर के एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये, ताकि ये घटना और गंभीर रूप ना ले। और अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन एक आपको याद होगा कि घाना के कुछ छात्रों के साथ पिछले साल, उससे पिछले साल बदतमीजी हुई थी, और घाना की सरकार, उसके जवाब में घाना में भी कुछ भारतीय लोगों के साथ हिंसा हुई थी। तो ये न कि इससे बचने के लिए हमें तुरंत सरकारी तौर पे एक दूसरे की सरकारों या एम्बेसीज के साथ संपर्क करके उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हमारी सुरक्षा में आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें किसी निर्दोष को कोई नुकसान पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान में जनगणना शुरू। 19 साल बाद हुई कवायद। क्यों नाराज है सिख समुदाय? कब नतीजे होंगे जाहिर? देखिए विशेष पाकिस्तान में मर्दमशुमारी, आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वैधानिक आयोगों में खाली पदों को भरने में देरी का मामला आज फिर से राज्यसभा में उठा। एकजुट विपक्ष ने सरकार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से जुड़े आयोग को जानबूझकर कमजोर करने के आरोप लगाए। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि आयोग पहले की तरह काम कर रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। विपक्ष ने इस पर तुरंत चर्चा की मांग की है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वैधानिक आयोगों में रिक्त पदों का मामला उठाया। विपक्ष के कई सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि पद नहीं भरे जाने से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। का जो हमारा अनुभव है, चाहे स्टेट लेवल पे हो या राष्ट्रीय स्तर पर लेवल हो, कोई रुचि नहीं है माइनॉरिटीज, एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि अगर रुचि होती तो ये कमीशन बनाए होते। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा आयोग का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि सरकार कुछ जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहती है तो कुछ को आरक्षण का लाभ देना चाहती है। जो मंडल कमीशन ने सर्वे किए करके निश्चित किया था कि ये जातियां बैकवर्ड हैं,
उनको बिल्कुल नलीफाई कर दिया जाएगा। नए सिरे से तय होगा कि कौन जातियां बैकवर्ड हैं, कौन नहीं है। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ों और आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा उठाया कि ये दिया हुआ हक है 80% लोगों को, ये हक जो है वो पूरा नहीं है। इस पे भी सरकार बताने का काम करे। इतना बड़ा बैकलॉग क्यों है, इतनी ज्यादा बैकलॉग क्यों है? बीएसपी सांसद मायावती ने वैधानिक आयोगों को फिर से गठित करने की मांग की। क्या कारण है कि इनको लंबे अरसे से इन पदों को खाली रखा? दूसरा, इन पदों को ये कब तक भरने वाले, ये बताए सरकार। यदि केंद्र की सरकार इन पदों को भरने वाली नहीं है, आयोग को खत्म करने वाली है, तो सरकार स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। भोजन अवकाश के बाद भी अवरोध जारी रहा। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण नियुक्तियां नहीं हो पाई। जितने भी आयोग हैं, SC, ST, OBC, सफाई कर्मचारी आयोग, ये हैं, रहेंगे। वहाँ सवाल जहाँ तक सदस्यों के चयन करने की प्रक्रिया का, वो 5 राज्यों में चुनाव होने के कारण, आचार संहिता के कारण रुकी थी। The entire country is welcoming wholeheartedly the Prime Minister's decision of having constitutional status for the mandal for the backward class commission. अवरोध जारी रहने के कारण कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों के साथ आतंकी मुठभेड़ और पत्थरबाजी कर रहे लोगों के साथ झड़प में एक आतंकी समेत 4 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हुए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को हिंसा के बजाय बातचीत से समस्याएं सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद चदूरा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। Encounter is over and one militant has been killed. Okay. Yeah. One para commando has been injured. Yeah, that's all. इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए की गई कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस। पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़ाम व तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। 2 दिन पहले ही पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में मीट व्यापारियों की हड़ताल जारी है। स्लॉटर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले में राज्य सरकार और से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद करने के विरोध में मीट व्यापारियों की हड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश स्लॉटर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। वैध है वही काम होएगा, संविधान के तहत होएगा और कानून के तहत होएगा। ये हमारा पहले भी कहना और इसका ये मानना भी, और ये आगे भी हम इसी प्रकार से काम करेंगे। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक दुकानें बंद होने से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। व्यापारियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले। अभी एकदम से उन्हें बंद कर दिया, मुर्गा बेचना बंद, बकरा बेचना बंद। अब जो बेचना बंद कर दिया, जो पीछे से प्रोडक्शन आ रहा है वो कहाँ जाएगा? अब इसमें एक नवैयत ये आ रही है कि किसान क्या भुखमरी हो रही है। कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं दिया कि मीट बंद हो रहा है कि आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लीजिए, कोई दूसरा कारोबार कर लीजिए। समस्या इसी है कि मीट बंद है, बूचर खाने बंद है। हम लोग वहाँ से लाते थे, बेचते थे, वहाँ बूचर खाने ही बंद है, तो हम लोग क्या बेचे हैं? हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से मीट कारोबारियों के लाइसेंस रिन्यू करने पर भी जवाब मांगा है और इस मामले में 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राज्य सरकार के अवैध बूचड़खाने बंद करने के फैसले के बाद रविवार से मीट व्यापारी हड़ताल पर हैं। व्यापारी प्रशासन पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि मौजूदा स्थितियों में
लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि संसद से नेता विपक्ष की परिभाषा में संशोधन होना बाकी है। लोकपाल कानून के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकपाल चुनने वाली समिति का सदस्य होगा। मौजूदा लोकसभा में कोई नेता विपक्ष में नहीं है। सरकार ने आज गेहूं और अरहर दाल में 10% का आयात शुल्क लगा दिया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। 8 दिसंबर को सरकार ने गेहूं से आयात शुल्क हटाकर शून्य कर दिया था। विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान आयात शुल्क खत्म करने का विरोध किया था। विपक्ष का आरोप है कि इससे गेहूं के दाम तेजी से गिरे हैं और बम्पर फसल के बावजूद किसानों को फायदा नहीं हो रहा। इसके बाद सरकार ने कहा था कि वो आयात शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर रही है। इस बार देश में 96 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। सूखे और कर्ज को लेकर जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। तमिलनाडु के सांसद और राज्य सरकार के मंत्री आज किसानों से मिलने पहुंचे। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोराईकन्नू ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र के सामने कर्ज माफी और कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है। वहीं लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बिदुराई ने कहा कि जल्द ही मामले को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। 14 मार्च से प्रदर्शन कर रहे किसान कर्ज माफी के अलावा केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए की सूखा राहत राशि की मांग कर रहे हैं। नामीबिया से आए 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नामीबिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर पीटर एच कजावीवी ने की। मुलाकात के दौरान नामीबिया के बेहतर रिश्तों पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच पर्यटन और शैक्षिक संबंध मजबूत करने पर बातचीत हुई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा की कार्रवाई भी देखी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके के रेलवे ट्रैक के पास धमाके में एक शख्स घायल हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 3 देसी बम बरामद किए हैं। उधर एनआईए की टीम मध्य प्रदेश ट्रेन धमाके की जांच के लिए गिरफ्तार संदिग्ध गौस मोहम्मद को लेकर कानपुर पहुंची। इसी महीने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी सीन स्पाइसर ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर बधाई दी। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्हें फोन पर बधाई दी थी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। टीम इंडिया ने धर्मशाला टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 8 विकेट जीत हासिल की है। इसके साथ ही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया की ये लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीत है। भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत को जीत के लिए 106 रन का लक्ष्य मिला था। केएल राहुल के नाबाद 51 और अजिंक्य रहाणे के 38 रन की बदौलत भारत ने 2 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल कर ली। बहुत प्राउड मोमेंट है। ऑब्वियसली पूरा सीजन अच्छी क्रिकेट खेलना, स्पेशली होम सीजन को ऐसे डोमिनेट करना, फ्यूचर की टीम बनाने के लिए कि ऐसी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली हम करें, और वो हमने अचीव किया पूरे सीजन में। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 300 जबकि दूसरी पारी में 137 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। उन्होंने 2 अर्धशतक और सबसे ज्यादा 25 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं आर अश्विन 21 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा 499 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 405 रन बनाए। थोड़ा टफ था क्योंकि विकेट भी सीमिंग था, बाउंस था और उनके फास्ट बॉलर 140 प्लस डालने वाले, तो
चैलेंजिंग था, शुरुआत में नहीं बोलती, तो खेल के भी ऐसे अच्छा लग रहा था कि भाई टेस्ट क्रिकेट का जो चैलेंज होता है, जो लोग बोलते हैं कि ये टफ होता है, तो वो आज रियलाइज हो रहा था। इसके साथ ही भारत लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहा। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज हराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं और पहले दिन मंदिरों में देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। शक्तिपीठों में विशेष पूजा अर्चना हुई। 9 दिनों तक भक्त उपवास और भंडारे और जगराते से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। आज से भारतीय नववर्ष भी शुरू हो गया।